जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया प्रकाशन का है, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है। तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। यह होने वाले बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, इसे आप शुरू से अंत तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है। जी हाँ, इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसान हो। तो आज का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। जी हाँ, कालीबंगा से ही सबसे पहले जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है दूसरा, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 261 ईस्वी पूर्व में। जी हाँ, 261 ईस्वी पूर्व में ही अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है तीसरा, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विविताध्यक्ष। जी हाँ, चारागाह के जो अध्यक्ष होते थे उसे विविताध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट है 4 नंबर का, गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायालय को। जी हाँ, न्यायालय को ही गुप्त काल में पूग कहा जाता था। नेक्स्ट है 5 नंबर का। जी हाँ, 5 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। जी हाँ, हर्षवर्धन से संबंधित कौन नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्य दर्शन। जी हाँ, काव्य दर्शन जो है यह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 6 नंबर का। 6 का प्रश्न है दोस्तों, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोवर्मन। जी हाँ, यशोवर्मन। मंदसौर के अभिलेख में मालवा के शासक यशोवर्मन के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीम द्वितीय ने। जी हाँ, भीम द्वितीय ही मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार पराजित किया था। नेक्स्ट है 8 नंबर का, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। जी हाँ, दुर्बल नीति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जी हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जी हाँ, खिलजी वंश के संस्थापक थे और यह जो है विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति अपनाए थे। और मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है, इसका कहना था। जी हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। नेक्स्ट है 9 नंबर का, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ही सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ किया था। नेक्स्ट है 10 नंबर का, अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे। जी हाँ, अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य। जी हाँ, शंकराचार्य ही अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर ने। जी हाँ, जहांगीर ने ही न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। नेक्स्ट है 12 नंबर का। जी हाँ, 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था। जी हाँ, दारा सिकोह को लघु अकबर किसने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेन पुल।
जी हाँ, लेन पुल ही दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था। नेक्स्ट है 13 नंबर का, किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट है 14 नंबर का, विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवराय द्वितीय। जी हाँ, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है 15 नंबर का, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। जी हाँ, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। और दोस्तों जिसमें यह जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। जी हाँ, इसी को कर्नाटक तृतीय कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुहम्मद शाह। जी हाँ, जब अहमद शाह अब्दाली जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह था। नेक्स्ट है 17 नंबर का, कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में। जी हाँ, 1757 ईस्वी में ही यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेज जीता था। जी हाँ, प्लासी की युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था जिसमें अंग्रेज यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। नेक्स्ट है 18 नंबर का, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमद उल्ला। जी हाँ, अहमद उल्ला फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 19 नंबर का, किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंडों को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के एम पनिकर। जी हाँ, के एम पनिकर कहे थे कि 1765 से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य के जो समय था वह डाकू राज्य था। नेक्स्ट है 20 नंबर का, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश चंद्र दत्त ने। नेक्स्ट है 21 नंबर का, 21 में दिया गया है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1813 का अधिनियम। जी 1813 के अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है 22 नंबर का, जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न है कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। जी हाँ, राजा राम मोहन राय के द्वारा ये आत्मीय सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 23 नंबर का, कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है 24 नंबर का, कि पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जी हाँ, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करम शाह। जी हाँ, करम शाह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है 25 नंबर का, सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। जी हाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 26 नंबर का, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन ओपिनियन। जी हाँ, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है 27 नंबर का, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम
प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली। जी हाँ, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही समाचार पत्रों पर यह सेंसरशिप लागू किया गया था। नेक्स्ट है 28 नंबर का, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? जी हाँ, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, वह कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1908 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद हैदर रजा। जी हाँ, सैयद हैदर रजा के द्वारा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है 30 नंबर का, कि किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी को। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। और दोस्तों इसे इन्हीं को ब्रिटिश संसद के सदस्य चुना गया था। जी हाँ, 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में इन्हें ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में भी इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट है 31 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? जी हाँ, सबसे बाद में कौन सी घटित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी का गठन। जी हाँ, स्वराज पार्टी का गठन निम्नलिखित में से सबसे बाद में घटित हुई, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। या 1920 ईस्वी में, स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था, 1923 में। और ऑप्शन सी, खेड़ा सत्याग्रह जो है यह 1918 में हुआ था, 1918 में। और चंपारण सत्याग्रह आप लोग जानते हैं 1917 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से सबसे बाद का जो घटना है दोस्तों, वह स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट है 32 नंबर का, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? जी हाँ, कौन से ऐसे नेता थे जो अपनी सर की उपाधि को त्याग दिए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी, तो उस उपाधि को इन्होंने लौटा दिए थे। आप लोग जानते होंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और ये इसमें जो है बहुत से लोगों की हत्या की गई थी। नेक्स्ट है 24 नंबर का, सॉरी 33 नंबर का प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? जी हाँ, प्रथम जन आंदोलन कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। जी हाँ, असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में यह प्रथम जन आंदोलन था। नेक्स्ट है 34 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। जी हाँ, साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था सभी भारतीयों को, एक भी भारतीयों का नाम उसमें नहीं था, जिस कारण से 1928 ईस्वी में ही जो साइमन कमीशन जो भारत आया था, तो उसका भारतीयों ने पूरा विरोध किया, क्योंकि किसी भी भारतीयों का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया था। और यह जो भारतीयों को शामिल नहीं करने का जो सुझाव था, वह था लॉर्ड इरविन का। नेक्स्ट है 35 नंबर का, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1939 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ, 1914 से 1918 ईस्वी तक, 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ प्रथम विश्व युद्ध। और 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट है 36 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड 1932, यह जो है
सही मिलान नहीं है। जी हाँ, लॉर्ड रिपन जो 1932 है, यह गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामलाल प्रसाद के द्वारा। जी हाँ, झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह जो है झंडा गीत है और यह श्यामलाल प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 38 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइकोव डी। जी हाँ, जाइकोव डी जो है यह कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है। नेक्स्ट है 39 नंबर का कि कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NAFED। जी हाँ, NAFED। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। जी हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऐसा उसमें वर्णित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना है। नेक्स्ट है 42 नंबर का, वह उद्योग जो खनिजों को उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खनिज आधारित उद्योग। नेक्स्ट है 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? जी हाँ, गरीब का मित्र किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलू को। जी हाँ, आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर का। जी हाँ, 44 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ सहयोग संघ जिसे सार्क कहा जाता है उसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना किया गया था और दोस्तों इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसके सदस्य देश की संख्या 8 है। जी हाँ, सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें इसके सदस्य जो है वह भारत, जी हाँ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैगीनॉट रेखा, फ्रांस एवं स्पेन। यह सही नहीं है क्योंकि मैगीनॉट रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। जी हाँ, मैगीनॉट रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है दोस्तों, इसलिए यह जो है सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ सही आंसर है ऑप्शन डी। बाकी देखते हैं कि मैक-मोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है। मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड के बीच है। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। जी हाँ, तमिलनाडु में ही इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है इसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है 49 नंबर का। जी 49 नंबर का प्रश्न है कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MF हाइड्रा। जी हाँ,
MF हाइड्रा जो है वह दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम है। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है 51 नंबर का। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो 51 नंबर का प्रश्न है, सातविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजी। जी हाँ, ये फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है 52 नंबर का, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन रहे? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। जी हाँ, नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और उप विजेता रहे स्टेफानोस सितसिपास जो यूनान के हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर का, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी कानपुर। जी हाँ, आईआईटी कानपुर कृत्रिम हृदय को तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। नेक्स्ट है 54 नंबर का कि किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 2047 ईस्वी तक। जी हाँ, 2047 ईस्वी तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है 55 नंबर का। जी हाँ, 55 नंबर का प्रश्न आप लोग के सामने, मृदु उत्तक एक प्रकार का है। मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरल उत्तक। जी हाँ, मृदु उत्तक जो है एक प्रकार का सरल उत्तक है। नेक्स्ट है 56 नंबर का कि निम्न कथनों पर विचार करें। जी हाँ, निम्न कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। इसका देखिए, 1 में कहता है कि कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। दूसरा है कि मशरूम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है। और तीसरा है कि शैवाल संवहनीय पौधा है। चौथा कहता है थाइलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 1 एवं 4। जी हाँ, 1 एवं 4 सही है। जी हाँ, 1 और 4। नेक्स्ट है 57 नंबर का, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। जी हाँ, हेपेटाइटिस जो है वह संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। 58 नंबर का प्रश्न है, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है किसके कारण? जी हाँ, एंथ्रेक्स रोग पशुओं का रोग है और यह किसके कारण फैलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया से। जी हाँ, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग एंथ्रेक्स है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, रसांकुर पाया जाता है। रसांकुर कहाँ पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। जी हाँ, छोटी आंत में। नेक्स्ट है 60 नंबर का, अवायवीय अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है 61 नंबर का, जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीरम। जी हाँ, उसे सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। एस्ट्रोजेन किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय के द्वारा। जी हाँ, एस्ट्रोजेन जो है वह अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है और यह एक मादा हार्मोन है। जी हाँ, यह मादा हार्मोन है। और दोस्तों यह हार्मोन मादा लैंगिक अंगों का विकास, मादा लक्षणों का विकास, मासिक चक्र का नियंत्रण, गर्भ अनुकरण करने में ये सहायक होता है।
एस्ट्रोजेन। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है। दोस्तों इसके संयोग से जाइगोट बनता है। जी हाँ, जाइगोट, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक जब संयोग करते हैं, जब मिलते हैं, तब उससे जाइगोट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 64 नंबर का मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। दोस्तों इसकी संख्या मूल रूप से 7 है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी है। और दोस्तों मूल राशियां जो है यह स्वतंत्र रूप में होती है। स्वतंत्र रूप में जो राशि होती है उसे ही मूल राशि कहते हैं। और लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सभी मूल राशियां हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर का कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जी हाँ, कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ इसका सही आंसर जैसे लिख रहा है कि ऑप्शन ए कहता है दूरी में केवल परिमाण होता है। दूरी में केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट है कि विस्थापन अदिश राशि है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 66 नंबर का 66 नंबर का प्रश्न है यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल क्या कहलाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतुलित बल। जी हाँ, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें अगर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। नेक्स्ट है 67 नंबर का कि यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। यह कौन सा कथन सत्य होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है। जी हाँ, जब जब वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक रहता है तभी कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है। नेक्स्ट है 68 नंबर का कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। जी हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होता है। नेक्स्ट है 69 नंबर का कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित होता है, वह रंग कौन सा है। तो दोस्तों वह रंग है लाल रंग। जी हाँ, लाल रंग जो है वह सबसे कम विचलित होता है और सबसे जो अधिक विचलित होने वाला जो रंग है वह है बैगनी रंग। जी हाँ, सबसे ज्यादा बैगनी रंग विचलित होता है जबकि सबसे कम लाल रंग विचलित होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 70 नंबर का कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोध जो है वह बढ़ेगा, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 71 नंबर का कि बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस समीकरण। जी हाँ, चार्ल्स एवं बॉयल के सम्मिलित रूप को गैस समीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट 72 नंबर का समुद्र के तल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण विधि से। जी हाँ दोस्तों, क्या किया जाता है कि समुद्र के जो बगल में जो स्थान होता है तो उसको क्या किया जाता है कि उसके जब हल्फा से जब जल किनारे में आता है तो उसको बांध के द्वारा उसको बांध दिया जाता है और वह जब बाष्पीकरण होता है दोस्तों तो उसी से नमक प्राप्त होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 73 नंबर का कि एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1:3। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl और नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3। जी हाँ, HNO3। तो एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है दोस्तों 1:3। नेक्स्ट है 74 नंबर का विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है। तो दोस्तों सुचालक जो अधातु है वह है ग्रेफाइट,
इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि एक द्रव अधातु, जी हाँ, कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन। जी हाँ, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है दोस्तों जो कि द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है 76 नंबर का, पिंच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का एक अयस्क है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। जी हाँ, पिंच ब्लेंड जो है यूरेनियम धातु का अयस्क है। 77 नंबर का प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? जी हाँ, रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बेक्वेरेल। जी हाँ, हेनरी बेक्वेरेल ही रेडियो सक्रियता के खोज किए थे। नेक्स्ट है 78 नंबर का, जी हाँ, 78 नंबर का प्रश्न रहा आप लोग के सामने कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक के प्रावधान को लिया गया है। नेक्स्ट है 79 नंबर का कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। जहाँ किसी भी राज्य के राज्यपाल की पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट है 80 नंबर का कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है 81 नंबर का कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? या संघ लोक सेवा आयोग जो रिपोर्ट तैयार करती है वह रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को जो है वह प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है 82 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है 83 नंबर का, खाली स्थान का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार। जी हाँ, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। नेक्स्ट है 84 नंबर का, भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन होते हैं? भारतीय संविधान के अंतिम व्यवस्थापक दोस्तों ये होते हैं सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 85 नंबर का कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारकों किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नियंत्रण में। नेक्स्ट है 86 नंबर का, महान लोविस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ। जी हाँ, दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से 1961 ईस्वी तक रहा था। जी हाँ, और यह जो है पीसी महालनोबिस द्वारा प्रतिपादित किया गया एक योजना था। नेक्स्ट है 87 नंबर का कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, क्योंकि भारत में जो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है वह है हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, इसलिए इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 87-88 नंबर का। जी हाँ, 88 नंबर का प्रश्न देखिए, बिहार गजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15.24%। नेक्स्ट है 89 नंबर का, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंजाब में।
जी हाँ, प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का पंजाब में होता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो वह है उत्तर पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से देखा जाए तो वह है पंजाब। नेक्स्ट है 90 नंबर का, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जी हाँ, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है और आंसर सही आंसर को देना है। जी हाँ, तो यहाँ दिया गया है जिम कार्बेट। जी हाँ दोस्तों, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। जी हाँ, जिम कार्बेट उत्तराखंड। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, दम्फा, दम्फा मिजोरम में है और रणथंभौर राजस्थान में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक आंसर हो गया, एक का हो गया 3 और 2 का हो गया 4 और सी का हो गया मिजोरम यानी कि 2 और रणथंभौर 1 यानी कि 34-21। 34-21 देखिए ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 91 नंबर का, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस स्थान या किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में। नेक्स्ट है 92 नंबर का, रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। यहाँ प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन्हें ही रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 93 नंबर का, कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 देशों से। जी हाँ, भूमध्य रेखा जो है वह 13 देशों से होकर गुजरती है और इसमें से भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और यह 13 देश जो है दोस्तों, इसमें से 13 देश में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप शामिल है। दोस्तों तो ये 13 देश के मध्य से होकर के गुजरती है ये भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है 94 नंबर का, निम्नलिखित जल धाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जितने भी यहाँ धारा दिया गया, फॉकलैंड जलधारा, लैब्राडोर जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, ये सभी ठंडी जलधारा, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 95 नंबर का, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इराक। इराक जो है वो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। बाकी अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान ये सभी कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है। नेक्स्ट है 96 नंबर का, मिस्र में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया। जी हाँ, निम्न में से किस जिला का सीमा रेखा जो सबसे कम स्पर्श करती है पश्चिम बंगाल में? तो वह है पूर्णिया। नेक्स्ट है 97 नंबर का, जी हाँ 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा पाइराइट कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार में। जी हाँ, बिहार में पाइराइट सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत का लगभग 95% पाइराइट बिहार राज्य में पाया जाता है दोस्तों। और यह जो बिहार में पाया जाता है वो खास करके कैमूर, रोहतास जिले में ज्यादा पाइराइट पाया जाता है। नेक्स्ट है 98 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपालगंज का। जी हाँ, गोपालगंज का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है 876। नेक्स्ट है 99 नंबर का,
99 में दिया गया दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। जी हाँ, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है यह इलाहाबाद और हल्दिया जलमार्ग के रूप में नाम से जाना जाता है और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। जी हाँ, 1620 किलोमीटर। नेक्स्ट है 100 नंबर का, शून्य रेखा कहलाती है। जी हाँ, शून्य रेखा कौन कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच के सीमा रेखा को कहा जाता है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को कहा जाता है शून्य रेखा। तो दोस्तों ये था आज का 100 सामान्य अध्ययन का प्रश्न। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।